बच्चों अपन चैप्टर नंबर 5 है उसके वन लाइन के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। अपन ने चैप्टर नंबर 1 है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो डाल दिए हैं, आप लोग देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं। चैप्टर नंबर 4 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं और चैप्टर नंबर 5 है उसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिए हैं। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या है चैप्टर नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव सवाल डाल दिया। अब अपन नया वीडियो लेके आए जिसमें चैप्टर नंबर 5 के एक लाइन के क्वेश्चन आंसर है, जो वन लाइन के क्वेश्चन आंसर है उनको अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ये 2 सवाल आएंगे आपके बोर्ड के अंदर, तो आपको क्या है अपन 30-40 सवाल लिखेंगे। उन 30-40 सवाल को अच्छी तरह याद करना, आपको उसमें से सवाल मिल जाएंगे। पहला सवाल है बिंदु उत्परिवर्तन से उत्पन्न एक रोग का नाम लिखो। सवाल बहुत सिंपल है। बिंदु उत्परिवर्तन मतलब क्या होता है कि डीएनए के कोई क्षारक होते हैं या जो डीएनए के जो एकल क्षारक होते हैं उनकी संख्या में परिवर्तन होता है, उसको बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन से उत्पन्न रोग का नाम लिखो, तो आपको नाम याद रखना है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये GAG है, उसके स्थान पर GUG हो जाता है, ए के स्थान पर यू आ जाता है। तो एक तरह से ये सिकल सेल एनीमिया हो गया है। इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन है उसकी आकृति बदल जाती है और हीमोग्लोबिन हाशियाकार हो जाता है, जिसके कारण रक्त में अवसादन हो जाता है। तो सवाल पूछा है एक रोग, अपन नाम बता देंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है, बिंदु उत्परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अगला सवाल थोड़ा टिपिकल आ गया है। यदि पिता का रुधिर वर्ग ए है, यदि पिता का रुधिर वर्ग ए है और माता का रुधिर वर्ग बी है, ठीक है, पिता ए है और माता बी है, तो संतान का संभावित रक्त समूह होगा। अब आपको ये क्रॉस आना चाहिए, इसका मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा, वीडियो देखोगे तो आपको सारे क्रॉस समझ में आ जाएंगे। अब इन्होंने सवाल पूछा है पिता का रुधिर वर्ग ए है और माता का बी है, तो अपन को पता ही है पिता के अंदर कौन से जीन होंगे, IA स्मॉल आई, और माता के अंदर कौन से होंगे IB और स्मॉल आई। फिर इनको क्रॉस करवाएंगे, ये ए रक्त समूह प्राप्त होगा, ये बी रक्त समूह प्राप्त होगा, ये ए रक्त समूह प्राप्त होगा, ये बी रक्त समूह होगा या ये ओ रक्त समूह होगा। तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है या ओ हो सकता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए ए बी या ओ। ठीक है, ये आपको क्रॉस बनाना आना चाहिए। अगर आपको ये क्रॉस बनाना नहीं आता है तो आप इसका उत्तर नहीं निकाल सकते। ये परीक्षा में आने लायक सवाल है। आपको ये क्रॉस है, इनके सारे मैंने 15-20 क्रॉस करा के वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वीडियो देखें और ऐसे क्रॉस करने की पेन और कॉपी लेकर प्रैक्टिस करें। आप यूं नहीं हवा में ही क्या है रुधिर समूह बच्चे ज्ञात कर लेते हैं। आपको अच्छी तरह क्रॉस कर करके देखना है कि माता का रुधिर वर्ग ऐसा होगा, पिता का रुधिर वर्ग ऐसा होगा, तो संतान का रुधिर वर्ग कैसा होगा, ये आपको ज्ञात करना आना चाहिए। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है मानव आनुवंशिकी में वंशावली अध्ययन के 2 उपयोग बताओ। जो अपन पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, जो वंशावली अध्ययन किया जाता है उसके 2 उपयोग बताओ। ठीक है, अब वंशावली अध्ययन का अपने को पता ही है कि क्यों करते हैं, क्योंकि कोई असामान्यता या रोग होता है उसका पता लग जाता है। अगर वंशावली अध्ययन करेंगे तो रोग का पता लगाया जा सकता है। मेनली हीमोफीलिया रोग था, उसकी वंशावली बनाई गई थी। तो सबसे पहले तो हीमोफीलिया है रोग है, उसकी वंशावली बनाई गई थी विक्टोरिया महारानी के अंदर। तो अब सामान्यतः रोग का पता लगाया जा सकता है वंशावली से। दूसरा अपन लक्षण होते हैं उसका पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण कर सकते हैं कि लक्षण वंशागत कैसे होते हैं, लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर सकते हैं पीढ़ी से पीढ़ी। तो ये आपके आधे नंबर के 2 सवाल 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा मानव आनुवंशिकी में वंशावली विश्लेषण के 2 उपयोग लिखो। तो पहला आपको बताना रोग का पता लगाने में, दूसरा किसी भी लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण करने में, विशेष लक्षण है उसका पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण करना होता है, उसमें ये काम आता है। बच्चों अपन मैंने 4 सवाल आपके सामने और लिखे हैं, आपको ध्यान से सवाल को समझना है। गायनेकोमैस्टिज्म, गायनेकोमैस्टिज्म मतलब क्या होता है कि आधा शरीर नर का और आधा शरीर मादा का, उसको कहते हैं गायनेकोमैस्टिज्म। गायनेकोमैस्टिज्म किसे कहते हैं, यानी कि आपसे पूछा गायनेकोमैस्टिज्म किसे कहते हैं, या मान लो आपसे ऐसा नहीं पूछ के कुप्रदान पुरुष पूछा जाता है तो आपको गायनेकोमैस्टिज्म और कुप्रदान एक ही चीज है कि पुरुष में स्त्रीवत वक्ष का वर्धन होना। ये पुरुष है लेकिन इसमें क्या हो गया, स्त्री की तरह वक्ष आ गए, क्या आ गए, स्त्री की तरह वक्ष मतलब स्तन आ गए और बड़े हो गए, क्या हो गए। तो आपने देखा लड़का है,
लेकिन आपने पास जाके दूर से देखा, आपने सोचा कि लड़की की तरह स्तन है, लेकिन पास जाके देखा तो लड़की की तरह उसमें स्तन आ गए लड़के में, तो इसको कहते हैं गायनेकोमैस्टिज्म। ठीक है, यानी पुरुष में स्त्रीवत वक्ष का वर्धन होना क्या कहलाता है? गायनेकोमैस्टिज्म कहलाता है। एक बीमारी है जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? 44 XXY, XXY का मतलब होगा, X और Y का मतलब होगा, ये होगा लड़का। लेकिन ये जो X एक्स्ट्रा गुणसूत्र इसके अंदर है, ये क्या करेगा? इसमें लड़कियों की तरह द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न कर देगा, तो पुरुष में स्त्रीवत वक्ष वर्धन हो जाएंगे, इसको कहते हैं गायनेकोमैस्टिज्म। अगला सवाल है असुगुणिता किसे कहते हैं, यानी एन्यूपोलाइडी किसे कहते हैं? एन्यूपोलाइडी का मतलब यह है कि जब क्या होता है, आपको पता ही है, ये कोशिका है, इसका विभाजन होता है तो पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? आधे आ जाते हैं। ठीक है, यानी इसमें 2n थे, आधे इसमें आ गए, आधे इसमें आ गए। अब इसमें क्या है? पहला गुणसूत्र भी एक है, दूसरा भी एक है, तीसरा भी एक है, दोनों कोशिका में पहला एक, दूसरा एक, तीसरा एक, चौथा एक। लेकिन ये जैसे दूसरा गुणसूत्र या मान लो 21वां गुणसूत्र है, वो पृथक नहीं हुआ। इस कोशिका में 21वां दोनों आ गए और इस कोशिका में क्या हुआ? 21वां आया नहीं। ठीक है, 21वें की जगह 0 लिख दिया, तो इसमें समजात गुणसूत्र पृथक नहीं हुए। जब कोशिका विभाजन होता है, तो ये जो समजात गुणसूत्र होते हैं, पहला गुणसूत्र समजात है, दूसरा समजात है, तो समजात गुणसूत्र पृथक नहीं होते हैं, जिसके कारण एक पुत्री कोशिका में गुणसूत्र बढ़ जाता है। इस पुत्री कोशिका में गुणसूत्र हो जाएंगे 24, क्योंकि ये गुणसूत्र ज्यादा आ गया। इसमें गुणसूत्र क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। यानी इसमें क्या होगा? अपन कहेंगे n-1, यानी ये गुणसूत्र बढ़ जाएगा, n+1 हो जाएगा, इसमें n-1 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है? असुगुणिता का मतलब यही है, कोशिका विभाजन के समय समजात गुणसूत्र पृथक नहीं होने के कारण एक पुत्री कोशिका में गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, इसको कहते हैं असुगुणिता। अगला सवाल है मेंडेलियन विकार क्या होते हैं? ये सवाल परीक्षा में आ रखा है। मेंडेलियन विकार क्या होते हैं? वे विकार जो एकल जीन में रूपांतरण के कारण होते हैं। यदि एकल जीन बदल जाता है, या अपन कहते हैं रूपांतरण की जगह अपन उत्परिवर्तन लिख सकते हैं, यदि एकल जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है, किसी एक जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? मेंडेलियन विकार कहते हैं। और यहाँ अगर क्रोमोसोमल विकार होता, तो क्रोमोसोमल विकार में आप क्या बताते कि क्रोमोसोमल विकार का मतलब क्रोमोसोम बदल गए। यहाँ मेंडेलियन विकार पूछा है, तो मेंडल ने कहा था कारक जीन है, तो एकल जीन होते हैं उनमें रूपांतरण हो जाता है, उसको कहते हैं मेंडेलियन विकार। एग्जाम्पल हीमोफीलिया, वर्णांता, फिनाइलक्यूटोन्यूरिया, थैलेसीमिया। ये याद रखने बच्चों, ये सवाल आता है मेंडेलियन विकार के उदाहरण लिखो, तब आपको वहां एक उदाहरण भी याद नहीं आता, आप आगे देखते हो, पीछे देखते हो, पड़ोसी से इशारा करते हो कि यार बता देना, तो आपको ये याद रखना है मेंडेलियन विकार के उदाहरण। फिर सह प्रभाविता किसे कहते हैं? सह प्रभाविता मतलब होता है F1 पीढ़ी या विषम युग्मनजी अवस्था में, F1 पीढ़ी या विषम युग्मनजी अवस्था में जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों अपने आप को प्रकट करे, यानी प्रभावी और अप्रभावी दोनों युग्म विकल्प अपने आप को प्रकट करे, तो उसको क्या कहते हैं? सह प्रभाविता कहते हैं। यानी कि ये जब आपने लंबा पौधा और बोना पौधा उसका क्रॉस करवाया, F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होने की बजाय मध्यम आकार के हो गए, यानी लंबेपन ने भी अपने आप को प्रकट किया और बोनेपन ने भी अपने आप को प्रकट किया। ये जैसे एक बकरी है जो लाल कलर की है और दूसरी बकरी है जो अपने सफेद कलर की है, तो बच्चा हुआ, उसमें आधी त्वचा लाल थी, आधी त्वचा सफेद थी, तो आपने कहा ये चितकबरी बकरी हो गई, इसमें लाल और सफेद दोनों रंग है वो प्रकट हो गए। तो अगर प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण अपने आप को क्या करें? एक साथ प्रकट करते हैं, तो उसको कहते हैं सह प्रभाविता। हाँ बच्चों, अपन ने ये फिर 4 सवाल लिख दिए हैं कि पुनर्योजन किसे कहते हैं। सवाल आया रिकॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है जो आजनकीय जीन है उनके संयोजनों का उत्पादन हो रहा है, यानी कि जो आजनकीय जीन है क्या है, उनका संयोजन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, नए तरह के संयोजन बन रहे हैं, उसको कहते हैं पुनर्योजन। ठीक है, अगला सवाल है सहलंगता किसे कहते हैं। सहलंगता का मतलब जीनों का साथ साथ रहना और एक साथ प्रकट होना, यानी दो जीनों का भौतिक सहयोग
एक ही गुणसूत्र पर या अलग अलग गुणसूत्र पर नहीं होकर ये जीन है वो बिल्कुल पास पास स्थित है एक ही गुणसूत्र पर, तो जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति और एक साथ प्रकट होने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? सहलंघनता। ये शब्द मॉर्गन ने दिया था, याद रखना है। दो जीनों का भौतिक सहयोग या जुड़ाव, यानी दो जीन आपस में जुड़े हुए हैं, उसको कहते हैं सहलंघनता। अब सवाल आया मॉर्गन ने फल मक्खी यानी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का चुनाव क्यों किया? जैसे मटर ने किया, मेंडल ने मटर का चयन किया था कि उसका जीवन काल छोटा होता है, कम स्थान में उगाया जा सकता है, उसमें विपर्यासी लक्षणों की पहचान आसानी से की जा सकती है। वैसे ही फल मक्खी होती है, ये आसानी से उपलब्ध है और इसको प्राकृतिक आवास में कहीं पे भी रखा जा सकता है। सबसे पहले तो इसका जीवन काल अल्प होता है, जिससे इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। अगला है एकल मैथुन द्वारा विशाल संख्या, एक बार मक्खी होती है वो जनन करती है तो लगभग क्या होती है 14-15 हजार मक्खियां नई पैदा हो जाती है। तो एकल मैथुन से विशाल संख्या में क्या होती है? संतति मक्खियां बनती है। लिंगों में विभेदन स्पष्ट होता है, नर और मादा को आप पहचान सकते हो कि नर है वो क्या होगा, मादा होगा वो कैसा आकार का होगा, उन दोनों को आप आराम से पहचान सकते हो। अगला सवाल है डाउन सिंड्रोम में कौन से गुणसूत्र की अधिकता होती है? 21वें गुणसूत्र की अधिकता होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक तरीका याद रखना है, PED टिकट, पैड टिकट, ठीक है। ये 13वें गुणसूत्र की अधिकता से होता है पटऊ, 18वें गुणसूत्र की अधिकता से होता है एडवर्ड और 21वें गुणसूत्र की अधिकता से होता है डाउन, और फिर उसके बाद एक एक्स गुणसूत्र की कमी से होता है टर्नर और एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता से होता है क्लाइनफेल्टर। तो ये सीक्वेंस याद रखना है। पैड टिकट, तो इसमें ऐसे याद रखोगे, 13वें गुणसूत्र की अधिकता, 13वें गुणसूत्र की अधिकता से क्या होगा पटऊ, 18वें गुणसूत्र की अधिकता से क्या होगा एडवर्ड, 21वें गुणसूत्र की अधिकता से क्या होगा डाउन, 21वें गुणसूत्र की अधिकता से डाउन होगा और टर्नर सिंड्रोम होगा वो 44X0 यानी एक्स गुणसूत्र की कमी से होगा और 44XXY यानी एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता से क्लाइनफेल्टर होगा। अगला सवाल है डाउन सिंड्रोम के दो लक्षण लिखो। ये 3 सवाल मैंने लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा में जरूर मिल सकते हैं कोई ना कोई। डाउन सिंड्रोम के 2 लक्षण लिखो। पहला है डाउन सिंड्रोम ग्रसित व्यक्ति होता है, उसमें क्या होता है, ये ललाट चौड़ा होता है, ठीक है, ललाट चौड़ा होता है, ये मानसिक रूप से मंद होता है, इसका जीवा मुंह खुला रहता है हर टाइम और जीभ बाहर लटकी रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले व्यक्ति बोना होता है और गोल सिर होता है, ठीक है। फिर जीवा में खांच होती है, जो मुंह में जीभ है उसमें एक खांच होती है बीच में। फिर मानसिक मंद होता है यानी मेंटली रिटार्ड होता है, बहुत ही क्या होता है मंद बुद्धि होता है। मुंह खुला रहता है, मुंह आठवां खुला रहता है और लार टपकती रहती है। चौड़ी हथेली अभिलाक्षणिक पाल्म यानी कि चौड़ी हथेली होती है, उसके ऊपर क्या होता है एक आपको धारी दिखाई देगी, उसको कहते हैं पाल्म क्रीज, ठीक है। तो ये अपने लक्षण याद रखने हैं। इस मरीज की विशेषता ये है कि इसमें 21वां गुणसूत्र है उसकी अधिकता है, जिसके कारण व्यक्ति बोना रह गया, गोल सिर हो गया, जीवा में खांच हो गई, मानसिक मंद हो गया, मुंह खुला रहता है, ठीक है, और चौड़ी हथेली पर पाल्म क्रीज होती है। अब अगला है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या है, एक लड़की है, क्या है, ये एक लड़की है जिसमें 44X0 यानी एक एक्स गुणसूत्र कमी है। अब ये लड़की होगी, सबसे पहले तो ये लड़की बोनी होगी। आप लड़की देखने गए शादी के लिए, भाई लड़की है तो सबसे पहले तो आप देखोगे बोनी होगी, क्या होगी, बोनी होगी। फिर उसके बाद उसमें लड़कियों के लक्षण नहीं होंगे। लड़कियों के क्या होते हैं, स्तन होते हैं, उसमें स्तन नहीं होंगे। लड़कियों के जो द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं जैसे स्वभाव में मधुरता होना, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण होना, वो सब नहीं होंगे। ये बांझ होगी, कैसी होगी, बांझ होगी, शादी हो जाएगी फिर भी बच्चे नहीं होंगे इसके। ये इसमें अंडाशय इसमें विकसित नहीं होता है, ठीक है। इसमें द्वितीय लैंगिक लक्षण भी नहीं होते हैं। ये एक एक्स गुणसूत्र कम है जिसके कारण ये लड़की है, लेकिन इसमें लड़कियों जैसे लक्षण नहीं आएंगे, ठीक है। तो अपन कहेंगे द्वितीय लैंगिक लक्षणों का अभाव होगा इसमें, ठीक है। अंडाशय अल्पवर्धित होगा, नारी बांझ होगी। अब अगला सवाल है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मतलब 44XXY, एक एक्स गुणसूत्र ज्यादा है। ये लड़का बहुत लंबा होगा, सबसे पहली विशेषता ये लड़का क्या होगा, लंबा होगा, ठीक है। नर में मादा के लक्षण होंगे, लड़का होगा, इसमें मादा की तरह आप फोन पे बात करोगे तो आपको सामने महसूस होगा कि लड़की बोल रही है, लेकिन होगा लड़का, क्या होगा, लड़का होगा। तो नर में मादा के लक्षण हो जाएंगे, बांझपन होगा इसमें, ठीक है। स्त्रीवत पुरुष वक्ष वर्धन होंगे, स्त्रियों की तरह पुरुष में इसमें वक्ष आ जाएंगे। एक अब अगला सवाल है, एक ही जीन के एलील कहाँ स्थित होते हैं, एक जीन के एलील होते हैं ये समजात गुणसूत्र पे स्थित होते हैं, कहाँ होते हैं, जैसे 11/11 गुणसूत्र हैं,
इसमें एक ही जीन के एलील स्थित होते हैं, इनको कहते हैं समजात गुणसूत्र। तो सवाल है एक ही जीन के एलील कहाँ स्थित होते हैं, तो आपने बताना है समजात गुणसूत्र पे। ठीक है, ये 15 सवाल मैंने छोटे छोटे डाल दिए हैं, अपन इसके 3-4 पार्ट में पढ़ेंगे। इसके मैं लगभग 45 सवाल यानी 3 पार्ट में इसका वीडियो डालूंगा। आप आराम से इसको देखें और याद करने की कोशिश करें।